नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओवर फ्लो गैलेक्सी चैनल्स में। मैं आपके सामने एक नया पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य संचयन में संकलित भाई बहन कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। कहानी जानने से पहले हम इस कहानी की लेखिका का विवरण करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपसे ये कहानी के बारे में कुछ लेखिका के बारे में विवरण देना चाहती हूँ। ये कहानी सन 1908 में लिखी गई थी और इसकी लेखिका का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। इनका जन्म सन 1982 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने ये कहानी छंद नाम से लिखी थी, क्योंकि छंद नाम से कहानी लिखने का मूल कारण ये था इनका कि सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने लोगों के अंदर में ये भावना जागरूक की कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इससे देशवासियों की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी और दूसरी चीज़, अंग्रेज़ों का जो व्यापार भारत में था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जिस लेखक की हम बात कर रहे हैं यानी राजेंद्र बाला घोष, इन्होंने ये कहानी स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर लिखी थी। राजेंद्र बाला घोष को बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि करीब 70 से 80 वर्षों तक हिंदी साहित्य जगत से गुमनाम थी ये। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका परिचय विस्तृत रूप से जान सके। तो जो बंग महिला थी, उन्होंने बहुत सारी प्रमुख रचनाएं लिखी थी, जैसे कि कुछ उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन हृदय, परीक्षा मन की दृढ़ता आदि उनकी कहानी जोधा भाई, अबू फजल, बैकुंडास उनके द्वारा लिखित जीवनी साहित्य है। स्त्रियों की शिक्षा, हमारे देश की स्त्रियों की दशा आदि उनके द्वारा लिखे लेख है। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी की प्राथमिक मौलिक कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कहानी संग्रह का नाम कुसुम है। श्रीमती बंग महिला की ये रचना सन 1908 में बाल प्रभाग खंड 3 अंक में 1 में प्रकाशित हुई थी। इसमें स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओं की ओर सरल शब्दों में बालकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है और इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1949 ईस्वी को मिर्ज़ापुर में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि हमने अभी लेखिका का बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से परिचय दिया और इसके बारे हम अपनी कहानी का शुरुआत और आरंभ करते हैं। इससे पता चल गया कि लेखिका का परिचय कैसा था, इन्होंने कौन कौन सी कहानी लिखी। बनारस के आज नाट्य इमली का भरत मिलाप है। मतलब बनारस में एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है, वहीं पे नाट्य इमली का भरत मिलाप है। बाबू जयराम दास जी अपने दोनों लड़कों और लड़कियों को लेकर मेला देखने जा रहे हैं। दोनों भाई बहन पिता के दोनों हाथ पकड़कर बड़ी खुशी के साथ जा रहे हैं। भाई का नाम शायद जो कुछ हो, पर रंग खूब गोरा होने से उस सब लोग साहब कहकर पुकारते थे। मतलब इस कहानी की जो प्रमुख पात्र है वो उनका नाम साहब है और वो साहब के बारे में इस कहानी में बता रहे हैं कि वो उनका जो शरीर का जो रंग था खूब गोरा था, इस वजह से बहुत सारे लोग उन्हें साहब कहकर पुकारते थे। साहब की उम्र कुछ 11 साल की थी, पर बहन की उम्र कोई 6 से 7 वर्ष की होगी। उनका नाम तो सुंदर देई था, पर लोग प्यार से उसे सुंदरिया कहते थे। मतलब सुंदर की छोटी बहन का नाम सुंदरिया था। एक आने की पूंजी लेकर सुंदर मेला देखने चली थी। तो सबसे पहले मैं एक आने के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक आने का मतलब जल्दी नहीं समझ पाते हैं और बहुत लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक आने का कहने का तात्पर्य है कि जो सुंदरिया एक आने लेके पूंजी मेले में ले गई। वहाँ पे पूंजी कहने का मतलब होता है एक आने बराबर 4 पैसे होते हैं। तो उस समय जो ये कहानी लिखी गई थी वहाँ पे एक आने की कीमत 4 पैसे थी। तो सुंदरिया 4 पैसे लेकर मेला देखने चली थी। उसी के भरोसे जो चीज़ें देखती थी उस पर टूट पड़ती थी, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 6 से 7 वर्ष थी। तो उस समय बाल्य अवस्था था, तो जो भी वो चीज़ें देखती थी उसे खरीदने की चाह रखती थी। उसके इस भोलेपन पर साहब बेचारे को बड़ी हंसी आ जाती थी। जब सुंदर 10 बाहर चीज़ों का नाम लेकर कहने लगी कि मैं यह मोल लूँगी, वह मोल लूँगी, तब साहब ने कहा, वाह जी, तुम्हारे पास तो 2, 3, 4 पैसे कुल है, तुम इतनी चीज़ें कैसे ले सकती हो? मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं सब खरीद दूंगा, केला, नारंगी, अमरूद, रेवड़ी, नान खटाई वगैरह वगैरह। उसके भाई उसे
बताते हुए कि मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगा। सुंदर पर साहब की इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा, क्योंकि सुंदर की माँ प्राय उससे ये कहा करती थी कि बेटी, तुम भैया से छोटी हो, तुम्हें सब चीज़ों में भैया से कमती हिस्सा लेना चाहिए। ये माँ की ये बातें सुंदर हमेशा ध्यान में रखती थी। तो दोस्तों, एक आदर्श माँ की बातों का विवरण हो रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि जो सुंदरिया की माँ थी, उसकी माँ ने उसे यह शिक्षा दी थी कि उसे संतोष धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य को सबसे पहले संतोषी होना चाहिए। जिस व्यक्तियों को संतोष होता है उसे कभी भी दुख नहीं हो सकता। तो उसकी माँ ने उस सुंदरिया को हमेशा से ये कह के बता रखा था कि तुम अपने भाइयों से कमती हिस्सा लेना चाहिए और अपने भाइयों के बराबर नहीं बनना चाहिए। तो इसकी ये शिक्षा सुंदरिया को काफ़ी प्रभावित करती है और इस कहानी में आगे जाके भी पता चलेगा कि सुंदरिया का जो जीवन है वो किस प्रकार होता है और वो संतोष से किस प्रकार काम लेती हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, और ये भी दृढ़ विश्वास था कि मैं 4 ही पैसे में सब मोल ले सकती हूँ। तो यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य है कि जो सुंदरिया की माँ थी, उनकी परवरिश की आदर्शों के गुण के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सुंदरिया को यह शिक्षा दी थी कि संतोष धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्यों को सबसे पहले संतोषी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं, उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए इस कहानी का जो पहला उद्देश्य था वो था कि हमें हर कारण और हर जगह हमें संतोष रहना चाहिए। इन सब कारणों से साहब का हौसला पूरा ना हुआ। जिसके हृदय में संतोष है उसी ने सब कुछ भर पाया। साहब को सब है और मेरा कुछ नहीं, ये बात उसे कभी दुख नहीं दे सकती थी। निज अवस्था में संतुष्ट रहना ही और उसी के अनुसार चलना ही बुद्धिमानों का काम है। तो लेखिका इस कहानी में यही बताने का प्रयास कर रही है कि हमें हर अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। साहब सुंदर की मूर्खता की बातों पिता से कहने लगता है। वे बेचारे साहब के मतलब को ना समझकर बोले, हाँ बेटा, पहले मेला देख लो, फिर लौटते वक्त सब ले लेंगे। लाचार होकर साहब मदरसे के मौलवी जी की तरह अथवा स्कूल के नीचे दर्जे के मास्टर की भांति बहन को समझाने लगा। यहाँ पे इस मुहावरे का कहने का तात्पर्य है कि जब सुंदरिया ना समझी उसके कहने का, जो वो उसे ठेस पहुंचाना चाह रहा था उसके हृदय में, लेकिन जो सुंदरिया के अंदर था एक संतोष था, जो उसे ये संतोष उसे उसके हृदय में कभी भी दुख नहीं पहुंचा रहा था। तो इस मुहावरे का यही अर्थ है कि उसे समझाने की बहुत प्रयास कर रहा था। तो वो बोला कि सुंदर का 4 पैसा अपने हाथों में लेकर एक एक चीज़ का नाम कहता हुआ 1 पैसा सुंदर को देकर बोला, लो हो ना गया 4 पैसे में 4 ही चीज़ें मिलेंगी कि ज़्यादा। इसका कहने का तात्पर्य है कि साहब बोल रहा है कि देखो हाथ में लेके कि 1 पैसा है, इसमें 1 ही चीज़ मिलेगी और तो ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है तुम्हें। देखो मैं तो सब चीज़ें ले सकूँगा। तब बेचारी सुंदर देई बड़े भोलेपन से भाई के मुंह की ओर ताकती हुई बोली कि तो क्या उसमें से थोड़ा मुझे भी ना दोगे भैया। सुंदर की इस बात पर साहब को लज्जित होना पड़ा। मेला देखकर निज इच्छा अनुसार चीज़ें लेकर दोनों भाई बहन पिता के संग घर लौटे। तो इसमें बताया गया कि साहब उसे उसे समझाने की प्रयास कर रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकती हो। तो वो भी उस समय सुंदरिया उतनी भी अक्लमंद नहीं थी जिस वजह से इस बात को समझती। तो सुंदरिया ने अपने भोलेपन से जवाब दिया कि तो भैया थोड़े से भी मुझे नहीं दे सकते। एक दिन शाम को साहब के बड़े भाई श्रीराम दिए के उजाले में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। तो इस कहानी में एक और प्रमुख पात्र है जिनका नाम श्रीराम है, वो साहब के बड़े भाई हैं। इतने में साहब और सुंदर दोनों आकर वहीं बैठ गए। सुंदर बोला, बड़े भैया देखो साहब भैया की किताब में कैसी अच्छी रेलगाड़ी की तस्वीर है, तुम्हारी किताब में तो कोई तस्वीर ही नहीं है। ये कथन बड़े विनम्र स्वभाव से सुंदर कह रही है अपने साहब भाई को। इतने में साहब बोल बैठा, अजी तुम तो तस्वीर की गाड़ी कहती हो, मैं आज जो खेलने की रेलगाड़ी 5 आने में लाया हूँ सो तुमने देखी ही नहीं है। यह कहकर साहब चट उस रेलगाड़ी को लाकर बड़े भाई और छोटी बहन को बड़े उत्साह से दिखाने लगता है। सुंदर ने भी 1 पैसे में एक मिट्टी का खिलौना खरीदा था, वह भी चट उसे खिलौने को ले आई।
उसने देखा कि जिस प्रकार उस रेलगाड़ी की उत्साह उसको भी थी बड़े भाई को, वैसे ही सुंदर भी तो छोटी थी, तो उसने भी अपनी एक मिट्टी का खिलौना जल्दी से ले आई और अपने बड़े भाई श्री राम को दिखाने लगे दोनों। सुंदर के इस काम पर साहब हंसकर बोले, 1 पैसे का मिट्टी का खिलौना लेकर चली है दिखाने, देखो मेरी गाड़ी में चाबी लगा देने से कैसे दौड़ती है। ये कथन जो है, इस कथन का मतलब तात्पर्य है कि उसे मतलब अपनी बहन की गाड़ी से वो अपनी चीज़ को अपनी खिलौने से अपना अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है साहब। सुंदर बेचारी उदास होकर बड़े भाई की तरफ देखने लगी। तभी श्री राम हंसकर बोले, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है सुंदर, साहब तो पूरा बेवकूफ़ है, नाहक 5 आने पैसे दूसरे देश के कारीगर को दे आया। ये कथन कहने का तात्पर्य है कि श्री राम जी ये बताने का इस कहानी में प्रयास कर रहे हैं कि जो खिलौना तुमने खरीदा है सुंदर, वो बहुत ही प्यारा है और बहुत अच्छा है। और जो साहब को बेवकूफ़ कहने का तात्पर्य श्री राम का ये है कि वो जो खिलौना है वो दूसरे देश के कारीगर को दे आया। ये कथन कहने का सबसे बड़ा उनका उद्देश्य है। लेखिका का इस कहानी में प्रस्तुत पंक्ति को बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो गाड़ी थी वो जर्मनी देश की बनी हुई थी और वो उसके जर्मनी देश के कारीगर को पैसा दे आया। और जो सुंदरिया ने जो खिलौना खरीदा था वो मिट्टी। साहब ने कुछ रुकेपन से जवाब दिया, दूसरा देश कैसा, मैं तो रामदीन बिसाती से ये गाड़ी मोल लाया हूँ। यहाँ पे श्री राम अपने भाई से बोल रहा है कि तुमने जो गाड़ी ली है वो दूसरे देश से है। और तो साहब ने बहुत ही आश्चर्यचकित हो के कहा कि दूसरा देश, मैंने तो दूसरे देश से नहीं लिया, मैंने तो ये रामदन बिसाती जो बेच रहा था, मतलब जो विक्रेता था, उससे ली है ये गाड़ी। श्री राम बोले, हाँ मोल तो तुमने रामदीन से ही ली है, लेकिन रामदीन ने इसे बनाया तो नहीं है, बनाया है जर्मनी के कारीगरों ने। यहाँ पे लेखिका इनकी बातों का श्री राम के ज़रिए बताना चाहती है और उनका वर्णन करती है कि ये जो गाड़ी है वो कौन सी देश से आई है और ये एक व्यापार है। आखिरकार तुम्हारा नहीं तो बिसाती का पैसा उसके यहाँ गया है कि नहीं। श्री राम अपने छोटे भाई साहब को समझाते हुए कह रहे हैं, वे लोग तो हर तरह से मोटे ताज़े हैं और बेचारे यहाँ के जो कुम्हार और कारीगर हैं उन्हें दिन भर में नमक रोटी भी मुश्किल से नहीं मिल पाती है। उनके कहने का श्री राम का कहने का तात्पर्य है कि जो कुम्हार है यहाँ पे काम करते हैं उन्हें दिन भर में भी रोटी नमक मुश्किल, क्योंकि हमारे देश का जो सामान होता है कोई जल्दी नहीं लेता है, तो सब बाहर के कारीगरों का सामान जैसे जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जो नए बहुत सारे नए देश के सामान जो अच्छे गुण के होते हैं, क्वालिटीज़ के होते हैं, तो उनका सामान बहुत सारे लोग खरीदते हैं। लेकिन जो हमारे कारीगर है, असली कुम्हार है, उसको हमारे देश में कोई समझता नहीं है। इससे ही हमारे देश की खुद निजी आर्थिक व्यवस्था खराब होती है। वे लोग यदि 5 आने पैसे पावे तो उनका पेट भर खाने को मिल जाए। खैर सुनो साहब, इस समय हम तुम्हें कुछ ना कहते, ना तुम्हें रंज होता, किंतु परमेश्वर का यह नियम है कि जो दूसरे किसी को नीचा दिखाता है वह पहले आप ही नीचे दिखाता है। यहाँ पे लेखिका वर्णन करती है कि साहब है वो सुंदरियों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास 4 पैसे थे और साहब के पास ज़्यादा पैसे थे। इस वजह 1 आने थे और साहब के पास 4-5 आने थे। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े ही अभिमानी हो, दोष तुम्हारे नाम से उत्पन्न हुआ होगा। अच्छा, अब से तुम अपनी असली नाम से हरिराम कहकर पुकारे जाओगे। इस प्रकार श्री राम ने अपने छोटे साहब को अपने नाम के उसके अंदर जो साहब के अंदर अभिमान था उसकी व्याख्या करते हुए उसे समझाया कि जो तुम्हारा जो असली नाम है अब तुम उसी नाम से पुकारे जाओगे। अब इस खिलौने के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। ये जो तुमने जान लिया कि इसे बनाया किसने है, अब ज़रा इसके बारे में हम सत्य है कि अगर हमारे देश के जो कारीगर कुम्हार हैं उनके खिलौने या उनके कोई भी किसी प्रकार की चीज़ें नहीं खरीदते हमारे देश के लोग और दूसरे देश की चीज़ों को खरीदते हैं, तो इस प्रकार अगर हम अपने दिमाग में व्याख्या करते हैं तो ये बात सत्य है कि हमारे देश का जो व्यापार है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा और दूसरे देश का ही लाभ होगा। आज तुमने इसे मोल लिया है,
2 दिन के पीछे तोड़ फोड़ कर फेंक दोगे, परंतु ऐसे तुच्छ खिलौने के लिए कई लाख रुपए हर साल हिंदुस्तान से निकल जाते हैं। तो जो श्री राम है उन्हें बता रहे हैं साहब को कि ये बात सच है कि जो तुम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खिलौने लेते हैं दूसरे देश के और उसे तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं कुछ दिनों में। इस तरह सुई, डोरा, कंघी, दियालसा इत्यादि छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी कितने रुपए दूर देश वालों को दे देते हैं। उसका लेखा लगाने से छाती दहल जाती है और उसी के साथ थोड़े से मुनाफे पर चावल, गेहूं आदि गले को बेच डालते हैं। इस प्रकार जो श्री राम है इसमें व्याख्या कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी ज़रूरतों के सामान को डोरा, कंघी, दियालसा दूसरे देशों से खरीदते हैं और अपने देश के कुछ लोगों को थोड़े से लालच दे के मुनाफा कर लेते हैं बाहर वाले देश। इसमें दूसरों का कुछ दोष नहीं है। हम सब अपनी करनी से ही दीन से दीन, गरीब से गरीब, अधम से अधम हो रहे हैं। ये बात उन्होंने, श्री राम ने बड़े सफलतापूर्वक और बड़े सत्य कहा है कि जो हम अपनी दीन, जो अपने देश का विकास नहीं कर पा रहे, ये बात सच है, ये हम खुद नहीं कर पा रहे अपना विकास, पर तब भी चेत नहीं होता। लेकिन तब भी हमें इस बात का ज़रा सा भी हमें अफसोस नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों में यह एक भारी दोष है कि जितना कहते हैं उसका चौथाई भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हर व्यक्ति कहते हैं कि अपने देश का विकास करेंगे, देश का निर्माण करेंगे और आर्थिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन ये सिर्फ कह के ही निकल जाते हैं, लेकिन इसे पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। ये बात तो सभी कहेंगे कि भारत का सब तरह से सत्यानाश हो रहा है, किंतु उसकी बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में बहुत कम ही मनुष्य बचे हुए हैं। आज तुम लड़के हो, कल तुम यही युवा पुरुष हो जाओगे। यदि चाहोगे तो अपने हाथों से इसे गिरे हुए देश को बहुत कुछ भलाई कर सकोगे। तुमको चाहिए कि अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो, सीखो। लड़कपन में जिस बात का प्रभाव मनुष्य पे पड़ जाता है, बड़े होने पर वह उसी अनुसार व्यवहार करता है। यदि तुम अभी से देश की चीज़ों को काम में लाओगे तो मैं स्वदेश की बनी हुई कोई उत्तम चीज़ तुम्हें इनाम दूंगा। इस प्रकार जो श्री राम है अपने छोटे साहब के संकेत करते हुए कह रहे हैं कि अगर हमें अपने देश का निर्माण करना, विकास करना है तो हम अपनी स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें और हमारा इससे ही देश का आर्थिक विकास हो सकता है। तो इस प्रकार ऊपर लिखी हुई बातों को हुए आज 20 वर्ष हो गए हैं। ये जो बात जो कही थी उससे वो बाल्यावस्था में कह गई थी और आज इस बात को कहे हुए 20 वर्ष हो गए हैं। अब बाबू हरिराम वर्मा BL शहर के एक नामी वकीलों में से है। ये जो अब बाबू हरिराम है वो जो साहब थे, बहुत अभिमानी बच्चे थे या व्यक्ति थे और आज एक बहुत ही नामी वकील में से एक वकील है। यद्यपि शहर में कोई एक अच्छे पुराने वकील हैं, किंतु देश की भलाई के लिए सब कामों में अगुवा होने के हेतु हरिराम सबसे ऊपर हो रहे हैं। हरिराम ने नीज वेयर से मात भंडार नामक एक बहुत बड़ी दुकान खुलवाई है, जिसमें हर मनुष्य के काम लायक सब स्वदेशी चीज़ें बनी मिलती है। बाबू श्री राम अपने छोटे भाई का इस भांति स्वदेश प्रेम और अपने उपदेश का प्रभाव देखकर बहुत ही सुखी हैं। जो श्री राम जो बड़े भाई थे उनकी बातों का साहब को इतना प्रभाव पड़ा कि वो 20 साल बाद एक अच्छे वकील बने और वकील बनने के बाद उन्होंने अपने ही देश में स्वदेशी एक मातृ भंडार नामक एक बहुत बड़ी ही हलवाई की दुकान खुलवाई, जिससे कि मनुष्य कोई भी बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल ना करके हमारी देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करे, व्यवहार करे और अपनी देश की आर्थिक व्यवस्था को सही बना सके। सुंदर देई भी 11 वर्ष की अवस्था में एक जमींदार की पतोह हो गई है। उसके पति भी एक देश हितैषी सज्जन है। अब सुंदर देई अपने घर की मालकिन हुई और अपने पति के सद्गुणों और अच्छे कामों की सहकर्णी बनी। तो यहाँ पे सुंदर की अवस्था को भी बताते हुए लेखिका ने वर्णन किया है कि वो भी एक अच्छे देश हितैषी सज्जन की बहू बन गई है, क्योंकि वो बचपन से ही संतोष थी और अच्छी बालिका थी और एक मालकिन हुई है जिसमें अपनी सहकारिणी बनी है। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो एंड आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो इस चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाएं ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।